नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दोस्त के साथ अगर दुश्मनी करेंगे तो महंगा पड़ेगा और ट्रंप को यही महंगा पड़ रहा है। दोस्त के साथ दुश्मनी महंगी पड़ रही है। अब किस दोस्त की बात मैं कर रहा हूं और किसके साथ दुश्मनी की बात कर रहा हूं? जिस दोस्त ने बहुत आगे बढ़ करके उनका हाथ थामा था और कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, बहुत मदद की थी। बड़ी आशा थी कि जब वो सत्ता में आएंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे। अच्छे हैं, अभी कोई खराब नहीं हुआ है। लेकिन दोस्त के साथ दुश्मनी का जो संकेत ट्रंप ने दिया मोदी के साथ, वो ट्रंप के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। और आज लगता है कि ट्रंप अपने इतिहास को दोहराएगा। क्या ट्रंप अमेरिका को 1930 की महामंदी की तरफ ढकेल रहा है? क्या ट्रंप पूरी दुनिया को महामंदी की तरफ ढकेलना चाह रहा है? इसी रिपब्लिकन पार्टी की मैं रिपब्लिकन को समर्थन कर रहा हूं अभी कुछ दिनों से। और इसलिए समर्थन कर रहा हूं क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो वहां कोविड के दौरान पाप किया, उससे मैं सहमत नहीं था। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का जो अपना इतिहास रहा है वो भी बहुत स्वर्णिम नहीं रहा है। रिपब्लिकन पार्टी बार बार ऐसा लग रहा है कि गलती कर रही है और वो गलती उनको उन्हीं के लिए भारी पड़ने वाला है। 1930 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे हॉवर्ड क्लार्क हुबर, और उन्होंने भी यही गलती की थी जो गलती आज ट्रंप साहब कर रहे हैं। स्मूथ हॉली एक्ट बहुत ही मशहूर एक्ट था और वो स्मूथ हॉली एक्ट था ऐसे ही टैरिफ को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से टैरिफ बढ़ाया गया था जबकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में जा रही थी। और यही टैरिफ वॉर उस वक्त रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट हॉवर्ड क्लार्क ने किया था। और अब लगभग 95 वर्ष के बाद, लगभग 100 वर्ष कह लीजिए, 95 वर्ष तो साफ ही साफ है, 95 वर्ष के बाद ट्रंप वही गलती कर रहे हैं। खैर, ट्रंप ने गलती कर दी और उस गलती का खामियाजा क्या हुआ, आज विस्तार से जरा इसको सुनिए। और गलती उन्होंने जब मोदी के खिलाफ किया, मोदी मतलब भारत के खिलाफ किया, अपने दोस्त के खिलाफ किया, जो स्वाभाविक डेमोक्रेटिक पार्टनर है उसके खिलाफ किया, तो कोहराम मच गया अमेरिका में। अमेरिका में तबाही मच गई है। पिछले एक दो दिनों में 6.6 ट्रिलियन डॉलर शेयर बाजार से साफ हो गए। अब आप कल्पना कीजिए कि अगले 10 वर्षों में 5.2 ट्रिलियन डॉलर, 5.2 ट्रिलियन डॉलर अगर इसी टैरिफ वॉर को जारी रखता है, और टैरिफ से कमाने की जो अपेक्षा है डोनाल्ड ट्रंप को, वह है 5.2 ट्रिलियन डॉलर। और पिछले 3-4 दिनों में ही 6.6 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका गंवा चुका है। जो अगले 10, 12, 15 वर्षों में टैरिफ से कमाई का एक्सपेक्टेशन है अमेरिका का, वो टैरिफ के पहले ही सिर्फ अभी घोषणा हुई है, अभी कोई साइन भी नहीं हुआ है, इंपोजिशन हो गया है, वो ठीक है। सिर्फ उनकी घोषणा के बाद से शेयर मार्केट ने 6.6 ट्रिलियन डॉलर गंवा दिया। और इसका जो रिपल इफेक्ट हुआ पूरी दुनिया पर, वो लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गया। देखिए,
अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार का जिस तरीके से वेस्ट की इकोनॉमी ने रोल बनाया है, वो रोल बहुत बड़ा है और उस बहुत महंगा पड़ता है। ट्रंप शायद इसकी अपेक्षा ट्रंप को रही होगी कि उनके स्टेटमेंट के बाद पूरी दुनिया में हो सकता है कि एक ट्रेड वॉर शुरू होगा। वो ट्रेड वॉर सीधा सीधा दुनिया भर के स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करेगा और अगर वो स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट किया तो स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा। स्टॉक मार्केट के ऊपर उठने की तो संभावना कतई नहीं है। स्टॉक मार्केट और सिर्फ क्रैश ही करेगा और इसका नतीजा सबसे पहले अमेरिका ही भुगतेगा और अमेरिका ने भुगत लिया 6.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान करके और 10 ट्रिलियन डॉलर का दुनिया ने नुकसान करके भुगत लिया। तो चले थे मोदी को डराने के लिए और स्टेटमेंट वगैरह क्या दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इंडिया इज रेडी टू निगोशिएट एंड इंडिया विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रसिया। इस तरह का एब्सर्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनको सुनने को मिला है what he said in verbatim that he heard that India is not going to buy oil from Russia, which is completely not true at all. और उसको लेकर के उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं और ये भी मिमिक्री कर रहे हैं, ये भी हास्यास्पद बयान दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। मतलब पाकिस्तान अमेरिका से तेल खरीदेगा और वो तेल फिर भारत को बेचेगा क्योंकि भारत को तेल पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप गलती कर रहे हैं। डराने चले हैं वो चाइना को, पहले चाइना को डराया, अब भारत को डरा रहे हैं, कनाडा को डराया, इंग्लैंड को डराया, दुनिया के हर देश को डरा रहे हैं वो। और आज के दिन में खाली अगर चाइना और अमेरिका के खाली टैरिफ वॉर को देखें तो अमेरिका ने चाइना पर 145% का टैरिफ लगाया है और चाइना ने अमेरिका के ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया है। तो चाइना भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहा है और अमेरिका तो लगा ही रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप इस अपनी इस टैरिफ वॉर से क्या चाहते हैं? क्या 5.2 ट्रिलियन डॉलर कमाने के लिए, और वो भी सालों में, दिनों में, घंटों में, वो 6.6 ट्रिलियन डॉलर का बर्बादी चाहते हैं? अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो उनकी बुद्धि को, उन्हीं को मुबारक हो। अब इकोनॉमिक फ्रंट पर अमेरिका पूरी तरह से उलझता जा रहा है, काफी अनरेस्ट हो रहा है वहां पर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से अमेरिका में बढ़ने वाला है। ट्रंप को लग रहा है कि अगर हम रेसिप्रोकल टैरिफ, अभी जो अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ है भारत के साथ, वो 10% के आसपास है, लेकिन ये टैरिफ हमेशा हर देश के साथ एक जैसा नहीं है। किसी के साथ 30% भी है रेसिप्रोकल टैरिफ, किसी के साथ 40% है, भारत के साथ वो 10% है। अब इफेक्टिव टैरिफ अगर वो 25% उन्होंने इंपोज कर दिया है, 25-26%, तो वो अभी लागू होगा। तो अगर अमेरिका खुद को टैरिफ वॉर में धकेलता है तो इसका नुकसान दूसरे देश को जो होगा सो होगा, अमेरिका को नुकसान सबसे पहले होगा। सिर्फ एक एग्जांपल से आप इस बात को समझ लेंगे। और इसका फिर पॉलिटिकल इक्वेशन क्या होगा, मतलब जियो पॉलिटिक्स किस तरह से मूव करेगी और अमेरिका के खिलाफ एक कैसा गुट तैयार होगा इंटरनेशनली, इस बात का भान शायद ट्रंप को नहीं है। अब ट्रंप शायद आग से खेल रहे हैं, मतलब 1930 के जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। और संयोग ऐसा है कि हॉबर्ट क्लार्क भी रिपब्लिकन के ही प्रेसिडेंट थे और उस वक्त भी उन्होंने यही टैरिफ एक्ट लाया था, जिसकी वजह से जो मंदी है वो और तेजी से एस्केलेट हुई और फिर वो महामंदी में, वो ग्रेट डिप्रेशन का, आप इकोनॉमिक्स के अगर आप विद्यार्थी हैं तो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, ये सबसे बड़ा आज तक की मंदी रही है अभी तक के इतिहास में। 25% हो गया था अनएम्प्लॉयमेंट का रेट
25%। और उस वक्त भी यही टैरिफ वॉर चल रहा था। खैर, उस वक्त और भी कारण थे ग्रेट डिप्रेशन के, लेकिन ये वन ऑफ द रीजन ऑल्सो था जो अमेरिकी इकोनॉमी को बचाने की बजाय अमेरिकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। 25% तक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जा चुका था, और इसका फिर रिपल इफेक्ट दुनिया पर पड़ा। दुनिया में भी ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बढ़ोतरी हुई, और आज जो जीडीपी का लॉस हो रहा है वो मिलियंस में और बिलियंस में चल रहा है, और ये ग्लोबल जीडीपी लॉस हो रहे हैं, मतलब हर देश को नुकसान होगा। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि समुद्र में एक पत्थर फेंक रहा है और उससे तरंग स्थापित करवाना चाहता है, जो अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन होना कब था ये? होना था मोदी को घुटने पर टिकाने के लिए की घोषणा के तुरंत बाद, और वही हुआ। जिस दिन भारत के खिलाफ टैरिफ को बढ़ाने की घोषणा की ट्रंप ने, उसके एक दो दिन के बाद ही पूरा शेयर मार्केट क्रैश किया और 6.6 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गया। तो 5.2 ट्रिलियन डॉलर कमाने की जो उनकी योजना है वो धरी की धरी रह गई, और इसकी आशंका पहले से थी। आप एक एग्जांपल दीजिए, ये तो हुआ इकोनॉमिक फ्रंट पर किस तरह से वो ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, कैसे वहां पर ग्रेट डिप्रेशन के दौर को वो लाने जा रहे हैं। अब ट्रंप इसमें ढूंढ क्या रहे हैं? एक तरफ तो आधी दुनिया अभी एक वॉर जोन में फंसी हुई है, और दूसरी तरफ ये ट्रेड वॉर ये शुरू कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉर शुरू कर रहे हैं, टैरिफ वॉर शुरू कर रहे हैं। तो अगर पूरी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी एक डिप्रेशन की दिशा में जा रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब देखिए, मॉर्गन स्टेनले ने कहा है, जेपी मॉर्गन ने कहा है कि 60% तक 60% चांसेस हैं दुनिया में मंदी आने की। और गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 40 to 50% संभावना है कि वी आर ऑन द वे ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, एंड दैट मे बी सिमिलर टू 1930। अब ये बात कौन कह रहा है? गोल्डमैन सैक्स कह रहा है, मॉर्गन, जेपी मॉर्गन कह रहा है। अब ये सारी एजेंसियां जो इकोनॉमी को बहुत नजदीक से देख रही है, इवैल्यूएट कर रही है, वो सारी एजेंसियां कह रही है कि दुनिया ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा सकता है ट्रंप के इस ट्रेड वॉर से, इस टैरिफ वॉर से। और अगर ट्रंप ने इस टैरिफ वॉर को इसी तरीके से कंटिन्यू किया तो अगले 5-6 महीने में पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश कर सकता है, और ग्रेट डिप्रेशन की तरफ आप मुखातिब हो सकते हैं। ये संभावना, ये भविष्यवाणी व्यक्त की जा रही है जेपी मॉर्गन की तरफ से और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। ये अमेरिकी एजेंसीज हैं, ये कोई भारतीय एजेंसी ने फैसला नहीं कर लिया है, अमेरिकी एजेंसी कह रही है। तो नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है। और अमेरिका, भारत की इकोनॉमी तो मोटे तौर पर एग्रेरियन इकोनॉमी है, 2008 में भी मंदी आई थी दुनिया में, लेकिन भारत के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। और कल ही मोदी जी ने भारतवासियों को कहना शुरू कर दिया, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल कहना शुरू कर दिया कि हम अपना उत्पाद बनाएंगे और खुद ही कंज्यूम करेंगे, हम खुद रिसर्च करेंगे, हम खुद इनोवेट करेंगे, हम अपने जरूरी के लिए जो कुछ भी उत्पाद हमको करने हैं वो करेंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार क्या होता है कि जब आप पाप ज्यादा करते हैं तो उसका रूप क्या होता है, इंपैक्ट देखिए। महामारी के दौरान फार्मा कंपनियों ने जो पैसे बनाए, अब वो कैसे वो लुटाएंगे? 50% इनकम भारत के फार्मा कंपनी का अमेरिका को एक्सपोर्ट करने से आता था। अब आप जरा कल्पना कीजिए। और ये सारी जेनेरिक दवाइयां जो भारतीय फार्मा कंपनी बनाती हैं, उसका 50% इनकम अकेले अमेरिका से आता है। मतलब अमेरिका में यहां से जेनेरिक दवाएं बनकर के जाती हैं, और फिर अमेरिकी हेल्थ केयर को वो प्रोटेक्ट करता है।
अब अगर भारत की जो सस्ती दवाएं हैं अगर वहां महंगी होगी तो नुकसान किसको होगा? भारत को तो होगा ही। भारत के इसी फार्मा, मैं फार्मा को बिल्कुल भ्रष्ट इंडस्ट्री मान रहा हूं, बारिंग एक दो को छोड़ करके। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, वेल्थ क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमी में थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन महामारी के दौरान जो पाप किया, अब उसका इंपैक्ट इनके ऊपर हो रहा है। अब इनकी स्थिति क्या है कि भारत में जो फार्मा कंपनियां दवा बनाती हैं, इसका रॉ मटेरियल कहां से आता है? वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना। भारत वो रॉ मटेरियल चाइना से लेता है, अमेरिका से भी लेता है, लेकिन चाइना से समझिए 90% रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करता है और फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जेनेरिक दवाएं बनती हैं और उन दवाओं की खेप 50% अकेले अमेरिका जाता है और 50% में पूरी दुनिया है। अफ्रीका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, जहां मर्जी जाने का हो, बाकी देशों को जाता है, लेकिन 50% कमाई अकेले अमेरिका से होती है। बल्कि यह भी होता है कि अमेरिका होल्ड करता है यहां की दवाओं को वो इंपोर्ट करता है, खरीदता है भारत से, होर्डिंग करता है, हो सकता है वहां पैकेज करके कहीं और बेचता हो, क्योंकि अमेरिका बहुत चालू देश है व्यापार के मामले में। तो मैं नहीं समझता हूं कि भारत की जो दवाइयां हैं वो अमेरिकी जनता के लिए या अमेरिकी पेशेंट के लिए ही सिर्फ जा रही है। मुमकिन है कि यहां से दवा, सस्ती दवा लेकर के वो कहीं रीपैकेज करता हो और मैन्युफैक्चरिंग हब भारत हो और यहां से वो जाकर के फिर रीपैकेज करके हो सकता है कि भारतीय बाजार में वापस आ जाती हो। यह भी मुमकिन है, यह भी मुमकिन है। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भारत के फार्मा कंपनियों की दवाओं का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 1000 गुना पर हो रही है, 1000 गुना पर। 2 रुपए की दवा 1000 रुपए में मिल रही है, ये है इनका रेशियो। तो ये जो फ्रॉड फ्रॉड जो फार्मा वाले लोग हैं मुट्ठी भर, उनके ऊपर तो ये बड़ा कुठारा घाट है। लेकिन चूंकि वो भारत में बना रहे हैं, भारत को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस लिहाज से हमें जरूर सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो फार्मा सेक्टर ही है जिसको भारत में इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि इनका जो ट्रेड पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ वो 50% का है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि खाली इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल एक कोलैबोरेशन होगा। अगर फार्मा का ट्रेड घटता है भारत और अमेरिका के बीच में, तो जाहिर है सप्लाई, जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है उसका इंपोर्ट घटेगा। तो अमेरिका, भारत और चाइना के बीच में भी इंपोर्ट पर इंपैक्ट होगा, एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट होगा। इस दोनों का भी ट्रेड ट्रेड जो है सो घाटे में जाएगा। अभी 89 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है अमेरिका और भारत के बीच में, और अगर ये 89 बिलियन का डॉलर का ट्रेड एकाएक घट गया तो क्या स्थिति होगी? लेकिन भारत और चीन कम से कम व्यापार के मामले में और करीब आएंगे। बाजार कोई और भारतीय तलाश लेंगे, 50% का जो दूसरा मार्केट है वहां तलाशेंगे। अब चूंकि इसमें कॉम्प्लेक्स विषय है, क्योंकि आप ही से वो रॉ मटेरियल लेकर के फिर आप मैन्युफैक्चर करते हैं और आपके मैन्युफैक्चरिंग को फिर वो अपने यहां जाकर के रीपैकेज करके फिर दुनिया में बेचता हो, अब वो इकोनॉमी अलग इंपैक्ट करेगा। लेकिन भारतीय व्यवसायी के पास अब दुनिया भी एक अलग मार्केट हो रहा है, उस मार्केट को सप्लाई किया जा सकता है। तो ये भारत और चीन के बीच में जो ये ट्रेड डील है, ये जो ट्रेड हो रहा है, ये हो सकता है कि नए पॉलिटिकल रिलेशन को जन्म दे। और चाइना और रसिया का जो संबंध है वो दोस्ताना है। यूरोपियन यूनियन के खिलाफ खड़ा हो गया है चाइना रसिया को लेकर के, और यहां पर एक नॉर्थ कोरिया भी आ जाता है। साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया को मैं मानता नहीं हूं, वो तो बेवकूफ स्टेट है और उसके जो मालिक हैं वो भी बेवकूफ हैं, लेकिन वो बीच बीच में आ जाते हैं। लेकिन अगर रसिया
चाइना और भारत का मजबूत व्यापारिक कोलैबोरेशन हो गया, क्योंकि भारत को देखने की जरूरत नहीं है ऑयल के लिए। रसिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का पूरी दुनिया में, गल्फ, अमेरिका और फिर रसिया। तो रसिया के पास तेल की कोई कमी नहीं है। तो भारत के लिए एनर्जी का जो साधन है उसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रसिया के साथ चल रहा है, और रसिया ने अमेरिकन डॉलर को ही धता पता दिया है, कहा कि हम तुम्हारे डॉलर को ही कुछ नहीं समझते हैं। रसिया अपनी हैकड़ी से चल रहा है, सबको बैन कर दिया, सारी कंपनियों को भगा दिया, अमेरिकी कंपनियों को। रसिया एनर्जी एफिशिएंट है, और भारत को जो एनर्जी के लिए पार्टनर चाहिए उसके लिए रसिया सक्षम है। और फिर सऊदी, गल्फ से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, वहां से भी एनर्जी ले सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ ले सकता है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि जो हमें एग्रीकल्चर को, जो अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें एग्रीकल्चर में नए प्रयोग करने पड़ेंगे, जो एग्रीकल्चरल, जो सीड्स, जो खाद, इसका जो इंपोर्ट हो रहा है, ये एक इंपैक्ट करने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा कि पिछले 30-35 वर्षों में ये कांग्रेस की सरकारों ने, और आज फिर वही व्यक्ति विलेन बन के सामने आ रहा है, वही शरद पवार, जिसने भारत को पूरी तरह से डिपेंडेंट कर दिया एग्रीकल्चर में भी दूसरे देशों पर। आज भारतीय किसानों को अपना सीड इंपोर्ट करना पड़ रहा है, खाद इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और खाद सब्सिडी के नाम पर इन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए के वारे न्यारे किए हैं। यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। हमारे एक एमपी मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि लगभग 13 लाख करोड़ का जो खाद एक स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, यूरिया स्कैम हुआ था, उसको मोदी ने बहुत कोशिश की है उसको ठीक करने की। लेकिन जो पहले कर गए हैं, जो लूट चुके हैं इस देश को, उनको अब कैसे मोदी रिकवर करेगा? तो एग्रीकल्चर सेक्टर को मोदी ठीक करने के लिए कमर कस चुके हैं। फार्मा को भी धीरे धीरे ठीक करेंगे, और फार्मा में मैं तो पहले भी बोलता था, इस एलोपैथ का जो जो जितनी बेसिक चीजें हैं उसके लिए भारत सफिशिएंट है, कर सकता है। भारत तो मेडिकल टूरिज्म का हब बन रहा है भाई। यहां तो लोग आ रहे हैं उपचार करने के लिए, सस्ती सस्ती इलाज यहां पर मिल जाती है लोगों को। आप नोएडा के किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको इजरायली मिल जाएंगे, ईरानी मिल जाएंगे, इराकी मिल जाएंगे, दुनिया पाकिस्तानी मिल जाएंगे। दुनिया भर के पेशेंट आ रहे हैं भारत इलाज करवाने के लिए। ब्रिटिशर्स मिल जाएंगे आपको, अमेरिकन भी मिलेंगे आपको। वो इलाज करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको सस्ता इलाज यहां पर मिल रहा है। तो भारत को फार्मा के मामले में, हेल्थ केयर के मामले में डिपेंडेंसी नहीं है। अब जो इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, उसमें भारत की डिपेंडेंसी है, और उसमें ये दलालों ने भारत को डिपेंडेंट बना करके रखा है। आज तक हमारे पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इफेक्टिव नहीं हुआ है, जिसको मोदी ने फिर शुरू किया है। तो ट्रंप बार बार गलती कर रहे हैं। ट्रंप मोदी से टकराए हैं, और ट्रंप को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि मोदी ऐसा अभी तक कोई संकेत नहीं दिए हैं जिससे टकराहट और बढ़े, लेकिन मोदी ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि भारत अब सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट होकर रहेगा। भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहने वाला है। मोदी का साफ साफ संदेश ट्रंप को पहुंच चुका है, और ट्रंप अब एक आर्थिक भंवरजाल में खुद को फंसा लिए हैं। अगर जो अभी उन्होंने पहले किया, फिर 90 दिन का रिलीफ दिया टैरिफ के ऊपर, पहले कुछ घोषणा की, फिर कहा कि 90 दिन का अभी हम रिलीफ दे रहे हैं, 90 दिन के बाद करेंगे। अप्रैल में ही घोषणा कर दी थी, 9 जुलाई तक का टाइम था, अब फिर इन्होंने अब जाकर के घोषणा की है। तो अगर इन्होंने अपने टैरिफ पॉलिसी में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया, तो मंदी में फंसेगा अमेरिका, भारत नहीं फंसेगा। 2008 भारत के लिए टेस्टेड ईयर रहा है। भारत 2008 में आर्थिक मंदी के ट्रैप में नहीं आया था। तो भारत में सामर्थ्य है किसी भी ग्लोबल रेसेशन को काउंटर करने का, या ग्लोबल रेसेशन के ट्रैप से बाहर निकलने का। भारत में वो सामर्थ्य है। तेरा क्या होगा रे कालिया, आप में वो सामर्थ्य नहीं है।
आप अगर इस तरह का खेल खेलेंगे, आग से खेलेंगे, तो अपने ही घर को फूकेंगे। तो ट्रंप को यह बात संभल करके एक-एक कदम रखना चाहिए और भारत के साथ दुश्मनी मुनीर के शर्त पर ले रहे हैं। मुनीर को लंच करा रहे हैं, मुनीर को डिनर करा रहे हैं और मुनीर को हवा दे रहे हैं। तो मुनीर को भारत औकात दिखा दिया है और अगर अब मुनीर ने कोई हिमाकत की तो औकात दिखा देगा। और अगर ध्यान रहे, ये बाइपोलर वर्ल्ड है, अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। मल्टीपोलर है, बाइपोलर भी नहीं। अब शीत युद्ध भी खत्म हो चुका है, यूनिपोलर भी नहीं, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है। और खबरदार रहिए माननीय ट्रंप साहब, मैं आपका समर्थन करता रहा हूं महामारी को लेकर के। आपकी जो राय थी उस पर मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इस तरह का जो आपका चल रहा है काम, उसका तो जबरदस्त आपको नुकसान होगा और उसके खिलाफ खड़ा हूं। अगर रसिया और भारत ने फ्रंट बना लिया तो चाइना को मजबूरन भारत और रसिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा और तब फिर पाकिस्तान को जो है आप समझ लीजिए क्या होगा। तो एशिया आपके हाथ से गया। एशिया के दो बड़ी अर्थव्यवस्था आपका साथ छोड़ देगी। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। उसको तो जब तक आप भीख देते रहोगे तब तक वो भीख लेगा। पाकिस्तान को आपके भीख की जरूरत है, भारत को आपके भीख की जरूरत नहीं है। तो अगर आप नया बायपोलर इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो नुकसान आपको होने वाला है। रसिया, भारत और चीन अगर ये तिकड़ी बैठ गई, जो पहले भी किसी किसी अ, और रूप में बनी हुई है ऑलरेडी, तो अगर ये तिकड़ी बैठ गई तो आपको साउथ एशिया में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप फौरन से पेशतर अपने लिए टेरिफ जो खेल रहे हैं ना, इसके धंधे को बंद कर दीजिए। भारत आपकी झिड़की से डरने वाला नहीं है और मोदी है तो भारत में सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।